तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, जब साकुरा सासुरी पर उस सीलिंग वेपन को फेंकती है तो वो चीज बिना किसी दिक्कत के सासुरी की बॉडी को दबोच लेती है। पर तभी उसका दिल उसकी बॉडी से अलग होकर एक उसके दूसरे पपेट में जाकर घुस जाता है और वो पपेट पूरी तरह से सासुरी जैसा बन जाता है और अपनी जहरीली तलवार से ग्रैनी चियो पर हमला कर देता है। पर साकुरा सही टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाती है और सासुरी के उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है और वह तलवार उसके पेट के आर पार घुस जाती है। ये देखकर ग्रैनी चियो चौंक जाती है। साकुरा मेरी बच्ची, तुमने ऐसा क्यों किया? लेडी चियो, आप ठीक तो है ना? आपको चोट लगी है? प्लीज एंटीडोट लीजिए। जरा देखो तो, खुद मरने वाली हो लेकिन दूसरों की अभी तक चिंता है तुम्हें। तेरी जैसी लड़कियों से मुझे नफरत है। और सासुरी ऐसा बोलकर उस तलवार को और भी अंदर घुसाने लगता है। साकुरा के पेट में तुम एक मेडिकल निंजा हो ना, तुम्हें तो अच्छे से पता ही होगा ये तलवार तुम्हारी नाजुक जगह पर घुसा है। काफी जिद्दी और हिम्मत वाली हो तुम, लेकिन इस दर्द को कब तक सहन कर पाओगी? मेरी बॉडी कमजोर होती जा रही है। हाँ, ये तो होगा ही, क्योंकि इस तलवार के अंदर जहर है। साकुरा मेरी बेटी, डटी रहो। और ग्रैनी चियो उस एक्स्ट्रा एंटीडोट को साकुरा की बॉडी के अंदर डाल देती है। ग्रैनी चियो, आपने ऐसा क्यों किया? चोट तो आपको भी लगी है। क्योंकि साकुरा, भविष्य को मारकर वर्तमान को ठीक करना सही नहीं है। अरे ये क्या यार, एक और एंटीडोट? मुझे समझ में नहीं आता कोई अपनी जान को दूसरों के लिए कैसे कुर्बान कर सकता है। पर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सासुरी दोबारा से हमला करता है। तभी ग्रैनी चियो दो पत्थर के नीचे से अपने उन दोनों पपेट्स को निकालकर उनकी तलवार को सासुरी के दिल के अंदर घुसा देते हैं। ये दोनों पपेट्स उसकी मम्मी और उसके पापा होते हैं। सासुरी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ग्रैनी चियो बोलती है, आखिर तुम्हारा ध्यान भटक ही गया सासुरी, तुम अब हिल नहीं सकते, मैंने सही कहा ना? और तभी अचानक से साकुरा नीचे गिर जाती है। ग्रैनी चियो उसकी तलवार को बाहर निकालती है और अपना हीलिंग jutsu यूज करके उसे हील कर देती है। साकुरा वापस होश में आ जाती है और सासुरी के गाल के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारती है। इसका कुछ भी फायदा नहीं, मेरा पपेट शरीर दर्द को महसूस नहीं कर पाता। अगर तुम मुझे और मारोगी तो दर्द सिर्फ तुम्हारे हाथों को होगा, मुझे परवाह नहीं अगर ये दादी अभी यहाँ पर मर जाए, क्योंकि मेरा दिल भी मेरे शरीर की तरह है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मारा है और उन्हें मारते वक्त मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे। क्या तुम्हें एक इंसान की जिंदगी मजाक लगता है? पहले तुम उन्हें मारते हो और उन्हें पपेट के जैसा बना देते हो। हाँ, क्योंकि मुझे मजा आता है इसमें। आखिर तुम हो क्या? सच कहूँ तो मैं एक इंसान हूँ जो कि पूरी तरह से पपेट नहीं बन पाया। मैं एक अधूरा पपेट हूँ और मुझे लगता है मेरा अंत नजदीक आ चुका है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मुझे मारने का एक इनाम देना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ध्यान से सुनो मेरी बात। ओरोचिमारू का एक बहुत ही खास बंदा, मेरा चहीता जासूस है। आज से ठीक 10 दिन बाद दोपहर को मेरा जासूस हिडन सैंड विलेज के एक ब्रिज पर मुझसे मिलने आएगा। तुम उससे दबोच लो और ओरोचिमारू कैसा है, कहाँ पर है, सब कुछ जान जाओगी। और ऐसा बोलने के बाद सासुरी मर जाता है और साकुरा बोलती है, ग्रैनी चियो हम जीत गए। और इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे पूरे एक पार्ट तक ध्यान ही लगा रहे हैं। भाई इतना टाइम? नारुतो को भी गुस्सा जाता है, भाई ककाशी सेंसे क्या कर रहे हैं भाई आप? ककाशी बोलते हैं, हाँ बस हो गया नारुतो, ये देखो। अच्छा, तो आप इसी के बारे में बात कर रहे थे उस दिन? हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और तुम लोगों ने मुझे इग्नोर ही कर दिया। वैसे इसे मांगेक्यू शारिंगान कहा जाता है। तैयार हो जाओ नारुतो, क्योंकि हमारा खेल अभी शुरू होने वाला है। जी सेंसे, ये हुई ना बात। और दूसरी तरफ टीम गाय को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है अपने ही क्लोन्स के साथ फाइट करने में। और माइट गाय बोलते हैं, मेरा स्टूडेंट्स, अभी जो आवाज आ रही थी वो अचानक से बंद हो चुकी है, शायद उनकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। नेजी जरा देख कर बताना। हाँ मैं जानता हूँ। नेजी अपने ब्याकुकन का यूज करके वहाँ पर देख कर बोलता है, हाँ उनकी लड़ाई सच में खत्म हो चुकी है। क्या साकुरा जीत गई? हाँ तुमने सही कहा ली, साकुरा और लेडी चियो जीत गए। ये दोनों मुझे सही सलामत दिख रहे हैं और दुश्मन मर चुका है, मतलब एक अकात्सुकी का अंत हो चुका है। मुझे साकुरा पर पूरा भरोसा था, पर मुसीबत अभी तक टली नहीं। एक और अकात्सुकी अभी भी जिंदा है। कोई बात नहीं, हम उसे निपटा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें निपटाना होगा ली। और इस तरफ ग्रैनी चियो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इन्होंने एंटीडोट को साकुरा को दे दिया था, खुद नहीं लिया। ग्रैनी चियो इतना कमजोर हो जाती है कि वो ठीक से चल तक नहीं पाती। और तभी साकुरा उन पर लगे जख्मों को हील कर देती है, पर सोचती है मैं इनके जख्मों को बाहर से तो ठीक कर दूंगी, पर ये जहर इनकी बॉडी के अंदर फैल रहा है। हमारे पास और एंटीडोट्स नहीं है, लेकिन अगर हम विलेज पहुंच जाए तो मैं इन्हें आसानी से बचा सकती हूँ। पर ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से विलेज पहुंचने में 3 या 4 दिन तो लग ही जाएंगे। और इतने समय तक लेडी चियो, मेरी चिंता मत करो साकुरा, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, पर मरने से पहले मैं एक काम करना चाहती हूँ। और इस तरफ ककाशी सेंसे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। सेंसे, अगर आपका तरीका काम नहीं किया तो चिंता मत करना, क्योंकि फिर मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। और इस तरफ टीम गाय नोटिस करती है कि ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। और माइट गाय बोलता है, मेरे बच्चों तुम गलत समझ रहे हो, ये और ताकतवर नहीं हो रहे, हम और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे? याद करो, हमारे टैग निकालते वक्त जितने ताकतवर हम थे, हमारे डुप्लीकेट्स भी उतने ही ताकतवर हैं। बस एक बात को जान लो, ये लड़ाई चलती रहेगी और हम कमजोर होते जाएंगे, लेकिन ये नहीं। और फाइनली बहुत देर तक जूझने के बाद इनमें से एक की दिमाग की बत्ती जलती है। रॉक ली की, गाइस सेंसे, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ये तो बहुत ही आसान है। आसान है? हाँ ने जी, इन्हें हम हरा सकते हैं। ली मेरे बच्चे, इन्हें कैसे हराया जाए, जल्दी बताओ। सिर्फ एक बात याद रखो, टैग्स निकालते वक्त हम जितने ताकतवर थे उससे ज्यादा ताकतवर हमें बनना होगा। ये क्लोन्स और ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन हम तो हो ही सकते हैं ना। और ये तो सच है, तुम्हारा जवाब नहीं ली, आखिरकार तुमने इसे नोटिस कर ही लिया। तुमने कमाल कर दिया ली, लेकिन हम तो पहले ही बहुत थक चुके हैं। और ताकतवर कैसे बनेंगे? 10 क्या तुम्हें याद नहीं? ट्रेनिंग करते वक्त हमने क्या सीखा था? यही कि हमेशा अपने पास्ट से ज्यादा ताकतवर बनो। आज हमें इन्हीं शब्दों को आजमाना है। शाबाश मेरे बच्चे ली, इन शब्दों को बार बार दोहराते रहो। हम अपने अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे। जी गाइस सेंसे, हम अपने अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे। हम अपने अतीत से
से ज्यादा ताकतवर बनेंगे, हम अपने अतीत से ज्यादा ताकतवर बनेंगे। टीम गाय इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और अब इनके डुप्लीकेट्स को मुश्किल होने लग जाती है और फाइनली ये चारों उन्हें हरा देते हैं। टीम गाय अपने डुप्लीकेट्स को हरा देती है और हारने के बाद ये चारों गायब हो जाते हैं। चलो आखिरकार ये खत्म हुआ, तो चलो मेरे दोस्तों पूरे जोश के साथ टीम ककाशी के पास। जी मास्टर। और इस तरफ साकुरा और ग्रैनीचियो भी ककाशी को ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, पर ग्रैनीचियो कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही होती। सासुरी का खतरनाक जहर ग्रैनीचियो की बॉडी में पूरी तरह से फैल चुका है और ग्रैनीचियो बोलती है, माफ करना साकुरा। नहीं ग्रैनीचियो, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। साकुरा उन्हें उठाकर आगे बढ़ जाती है और इस तरफ ककाशी सेंसे अपनी मांगेक्यू शारिंगान का यूज करके देइदारा पर अच्छे से फोकस करते हैं और कामुई जुत्सु नाम के एक नए जुत्सु को यूज करते हैं और इनके इस जुत्सु से एक न्यू डायमेंशन क्रिएट हो जाती है और देइदारा उसी होल के अंदर धीरे धीरे घुस रहा होता है। ककाशी का प्लान होता है कि पहले वो देइदारा को उस नई डायमेंशन के अंदर भेजेंगे और उसके बाद गारा को बचाएंगे, लेकिन देइदारा भी बहुत ज्यादा शातिर होता है। देइदारा खुद को इस नए डायमेंशन होल से थोड़ा सा दूर कर देता है और ककाशी सेंसे फिर से फोकस करके उसे उस डायमेंशन के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं और देइदारा बोलता है, आखिर ये है क्या चीज, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस बार नहीं बच पाओगे। नारुतो भी ये देखकर हैरान हो जाता है, अरे नहीं यार मैं फंस गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह से। ककाशी सेंसे का फोकस इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि देइदारा का एक हाथ उस डायमेंशन के अंदर फंस जाता है और देइदारा जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट कर बाहर निकल जाता है और दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और इस जुत्सु को करने की वजह से ककाशी सेंसे का बहुत सारा चक्रा यूज हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद ककाशी सेंसे एक और बार कोशिश करते हैं पर एक बार और कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और देइदारा एक चैन की सांस लेता है ये देखकर। पर उसी वक्त नारुतो पीछे से अचानक से आकर रासेंगन मारता है पर खुद को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, पर नारुतो का निशाना देइदारा था ही नहीं, वो इस पक्षी के सर को धड़ से अलग कर देता है और गारा को अपने पास लेकर आ जाता है और ये मौका देखकर देइदारा डालियों के अंदर जाकर छिप जाता है। ककाशी सेंसे अपने मांगेक्यू शारिंगन को डीएक्टिवेट कर देते हैं और इस तरफ नारुतो उस क्ले से गारा को बाहर निकालता है, लेकिन क्या इसका कुछ फायदा होगा? गारा होश में आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ गारा। नारुतो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन पीछे देइदारा सोच रहा होता है इस तरह से चिल्लाने से वो जिंदा हो जाएगा। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो, कब इस बात को समझोगे कि जब किसी जिंचुरिकी के अंदर से कोई टेल्ड बीस्ट बाहर निकल जाता है तो उसी वक्त उसकी जान चली जाती है। देखा जाए तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता जा रहा है। अगर ये इंसान यहाँ पर नहीं होता तो मेरी आर्म्स भी अभी सही सलामत होती। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं किसी और दिन पकड़ूंगा। और ककाशी बोलते हैं, अच्छा जरा अपने पीछे तो देखना। और तभी नारुतो पीछे से एक जोरदार घूसा मारता है देइदारा को और पेड़ से नीचे गिर जाता है और नारुतो अपने क्लोन का यूज करके देइदारा के चारों हाथ पैर पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के मारता है और आखिर में एक रासेंगन मारता है। पर ये देइदारा असली नहीं बल्कि उसका सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और उसके अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चक्रा बाहर आने लगता है। ककाशी सेंसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो नारुतो को इस रूप में पहली बार देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि गुस्सा ज्यादा होने की वजह से नारुतो के उस लाल ऑरा से 2 टेल्स बाहर आ जाती हैं। नारुतो अपने आप से कंट्रोल खोने लगता है और देइदारा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और तभी झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ देइदारा सोचता है, वाह क्या मस्त नजारा है यार, तो ये है नाइन टेल जिंचुरिकी। अगर अभी मैं इसके पास गया तो ये खुदकुशी होगी, इताची ही इसे संभालेगा, मुझे यहाँ से भागना होगा किसी भी तरह से। और नारुतो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इस पूरी जगह को बर्बाद करने लगता है। ककाशी सेंसे नारुतो के पास जाते हैं, नारुतो शांत हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। पर नारुतो शांत होने के बजाय उन पर ही हमला कर देता है। नारुतो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और किसी जानवर की तरह बन चुका है। ककाशी सेंसे उसके इस हमले से खुद को डॉज करवाते हैं और ककाशी सेंसे को याद आता है कि पास्ट में जिराय सेंसे ने नारुतो के बारे में उनसे कुछ कहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनो ककाशी, ऐसा हो सकता है कि नाइन टेल फॉक्स का चक्रा नारुतो के अंदर हावी हो जाए और नारुतो अपने काबू में ना रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। चक्रा इतनी भारी मात्रा में निकलेगी कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ढककर वो धीरे धीरे नाइन टेल फॉक्स के जैसा बनने लग जाएगा। नाइन टेल्ड, ये ठीक नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए जब नारुतो अपने चक्रा से नाइन टेल फॉक्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो तुम्हें उसी वक्त उसे रोकना होगा, नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगा जैसे कि 16 साल पहले हुआ था। बहुत देर हो जाएगी। जी मैं आपकी पूरी बात समझ गया जिराया, वैसे तो मैं देने के लिए मेरे पास कुछ है, ये लो। अगर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करना, ये चीज नाइन टेल फॉक्स का चक्रा शांत कर देगी। ककाशी सेंसे उस चीज को बाहर निकालते हैं और उसे नारुतो के माथे के ऊपर लगा देते हैं और तभी उसका लाल ऑरा गायब हो जाता है और नारुतो कमजोर पड़ने लग जाता है और ककाशी सेंसे नारुतो को संभालते हैं और तभी ग्रैनीची और साकुरा भी यहाँ पर आ जाते हैं। साकुरा तुम ठीक हो? हाँ साकुरा, कात्सुकी का क्या हुआ? हाँ हमने उसे हरा दिया, वो मर चुका है। चलो सुनकर थोड़ी राहत मिली। और झाड़ियों में छुपा हुआ देइदारा सोचता है, क्या बोला इसने? सासुरी मर गया? सासुरी इस बूढ़ी और इस लड़की से हार गया और मैं उसे एक देसी कलाकार समझता था। शर्म की बात है। और देइदारा उन झाड़ियों से बाहर निकलता है और तभी वो अपने सामने टीम गाय को देखता है। वेल नेजी, बहुत ही आसान था ये तो। भाई छोड़ दो यार मुझे, बच्चे की जान लोगे क्या? तो मुझे किसी भी एंगल से बच्चे तो नहीं लगते। और बिना समय गवाए देइदारा यहाँ से भाग जाता है और अपने पक्षी के पास पहुँचता है, पर उसके पक्षी की गर्दन कट चुकी है। तभी देइदारा उस पक्षी के क्ले को अपने मुंह के अंदर लेकर बोलता है, हाँ तो दर्शकों मेरी खूबसूरत कला को देखना चाहोगे? और देइदारा का पूरा शरीर किसी बैलून की तरह फूलने लग जाता है। नेजी अपने बाकुगान से देखकर जान जाता है कि कुछ बहुत ही बुरा
होने वाला है। हे सब लोग यहाँ से हट जाओ, ये खुद को तबाह करने जा रहा है। नेजी के इतना कहते ही सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तभी ककाशी सेंसे अपने मांगेक्यू शारिगान को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस पूरे के पूरे धमाके को उस न्यू डायमेंशन के अंदर भेज देते हैं और इसी के साथ देईदारा का अंत हो जाता है और सभी लोग सुरक्षित और जिंदा बच जाते हैं सिवाय गारा के। अब ये सभी लोग एक खुले मैदान में चले जाते हैं और साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु का यूज करके गारा को जगाने की कोशिश करती है पर नामुमकिन है। साकुरा गारा को नहीं जगा पाती, गारा मर चुका है। सभी लोग खामोश हो जाते हैं और नारुतो अपने दोस्त गारा को मरा पड़ा हुआ देखकर रोने लग जाता है। हमेशा गारा ही क्यों, क्या उसका अंजाम ऐसा ही होना था? नारुतो उज़ुमाकी, मेरे पास एक तरकीब। चुप हो जाओ तुम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उस राक्षस को गारा के अंदर नहीं डालती तो ऐसा कभी नहीं होता। हम सबके साथ ऐसा करना आप लोगों का कोई हक नहीं। तुमने सही कहा बच्चे, ये सब कुछ जो हुआ ये हमारी ही गलती है, पर हम इस गलती को जरूर सुधारेंगे। अब ग्रैनी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए गारा के ऊपर हाथ रख के साकुरा की तरह मेडिकल जुत्सु परफॉर्म करती है। ये कोई आम जुत्सु नहीं होता और साकुरा समझ जाती है कि अब ग्रैनी चियो क्या करने जा रही है। गारा पूरी तरह से मरा हुआ है। तभी नेजी अपने ब्याकुगन से देखता है कि ग्रैनी चियो के अंदर से सारा का सारा चाकरा धीरे धीरे गारा के अंदर जा रहा है और नेजी सोचता है नहीं, ये मुझे कोई मेडिकल जुत्सु नहीं लग रहा। ककाशी क्या ये? हाँ तुमने सही सोचा गाए। हे दादी माँ, आप कर क्या रही हैं? चिंता मत करो नारुतो, ग्रैनी चियो गारा को दोबारा से जिंदा कर रही हैं। वापस जिंदा? क्या ये मुमकिन है? लेडी चियो एक बहुत ही खास जुत्सु जानती हैं। क्या तुम सच कह रही हो साकुरा? पर कैसे? ऐसा जुत्सु तो फॉरबिडन है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इतना बड़ा रिस्क, इस जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि ग्रैनी चियो अपनी जान देकर गारा को जिंदा कर रही है सिवाय नारुतो को छोड़कर। पर हम देखते हैं कि ग्रैनी चियो ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए बहुत भारी मात्रा में चाकरा चाहिए होता है और ग्रैनी चियो सभी को बोलती है मेरे पास बहुत कम चाकरा है, मैं इसे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही। दादी माँ आप मेरा चाकरा ले सकती हैं। जिराय सेंसे हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरे अंदर तो चाकरा का भंडार है, आप मेरा चाकरा ले लो दादी। बच्चे ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखो। नारुतो ये करते ही अपना चाकरा ग्रैनी चियो को दे देता है और वो जुत्सु दोबारा से शुरू हो जाता है। नारुतो को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि इससे ग्रैनी चियो को क्या होने वाला है और तभी मुस्कुराकर नारुतो को बोलती है ये बेकार सी निंजा की दुनिया हम जैसे बूढ़े बेवकूफ निंजास ने बनाई है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी रहते हैं नारुतो। ये देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, पर कम से कम ये मेरा अंतिम काम बिल्कुल सही है। इसके बाद सैंड विलेज और लीफ विलेज का भविष्य हमारे समय से बहुत खुशहाल और अच्छा होगा। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारे अंदर दुनिया को बदलने की ताकत है। तुम आगे चलकर एक बहुत महान होकागे बनोगे जैसा कोई नहीं बन पाया। और साकुरा मेरी बच्ची, तुम एक दिन लेडी सुनाडी को भी पीछे छोड़ दोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साकुरा ये सुनकर रोने लगती है। नारुतो और गारा, अब इस दुनिया की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में है। और तभी गारा जिंदा हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि जुत्सु काम कर जाता है और गारा जिंदा हो जाता है और गारा बोलता है नारुतो उज़ुमाकी। और तभी गारा देखता है कि वो अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ उसके विलेज के सभी लोग खड़े होते हैं। गारा ये देखकर चौंक जाता है और सही सलामत होने के कारण सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और कुछ लोग रोने लग जाते हैं। और तभी नारुतो बोलता है गारा तुमने हम सबको बहुत परेशान किया, पता है तुम्हें? कानकुरो भी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है हाँ सही कह रहा है, ये देखो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी हालत खराब हो गई। तिमारी भी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है अबे ओ ढक्कन नारुतो, भूल गया तू? गारा काज़ेकागे है, तेरा चड्डी बड्डी नहीं है अब, इसलिए थोड़ा इज्जत से पेश आओ उससे, ठीक है ना? पर ये सब छोड़ो, गारा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, भगवान का शुक्र है। मुझे तो लगा था हम लॉर्ड गारा को हमेशा के लिए खो देंगे। क्या कहा तूने? खो देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्ड गारा तो कितने कूल है, कितने हॉट है और हैंडसम भी और काफी क्यूट भी, इनके जैसा और कोई नहीं। लॉर्ड गारा अगर ऐसा दोबारा कभी हुआ तो मैं आपको बचाऊंगी, नहीं मैं बचाऊंगी। और ऐसा बोलकर ये दोनों की दोनों पगलेट लड़कियां गारा की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं और इन दोनों में से एक नारुतो को धक्का मारकर गारा के पास से हटा देती है। और नारुतो बोलता है भाई क्या ये कोई इज्जत ही नहीं है मेरी? और कानकुरो नारुतो को शुक्रिया बोलता है और नारुतो बोलता है अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो दादी को करो। उन्होंने अपने कमाल की मेडिकल जुत्सु का यूज करके गारा को बचा लिया, शायद थकने की वजह से वह सो गई हैं, पर विलेज जाते ही दोबारा से ठीक हो जाएंगी। और कानकुरो बोलता है नारुतो मुझे नहीं लगता दादी चियो ने जिस जुत्सु को परफॉर्म किया वो कोई मेडिकल जुत्सु नहीं था, बल्कि रीएनिमेशन जुत्सु था। दादी चियो अब हमारे बीच में नहीं है। नारुतो को ये सुनकर यकीन ही नहीं आता है, तुम क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो कानकुरो? और कानकुरो नारुतो को समझाता है कि इस जुत्सु का यूज करके, रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके अपनी जिंदगी किसी मरे हुए इंसान को दे सकता है। जब सबको ये बात का पता चलता है तो ये खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है और नारुतो के अंदर ग्रैनी चियो को लेकर जितनी भी नाराजगी थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और तभी तेमारी नारुतो को बोलती है नारुतो तुम्हारे अंदर सच में कोई खास बात है, तुम दूसरों को बदलने की काबिलियत रखते हो। दादी ने एक बार कहा था कि उन्हें इस विलेज की कोई भी परवाह नहीं है, वो ऐसी इंसान नहीं थी जो गारा के लिए अपनी जान दे दे। और ककाशी भी बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा तेमारी, ग्रैनी चियो एक महान निंजा थी, ये एक महान निंजा की गौरवशाली अंत है। और नारुतो भी बोलता है जी ककाशी सेंसे आपने सही कहा, बिल्कुल हमारे थर्ड होकागे की तरह। तभी गारा मुश्किल से खड़ा होकर सभी को बोलता है हमारा कर्तव्य बनता है हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके ग्रैनी चियो के लिए
प्रार्थना करें। सभी ग्रैनीचियो के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। भाई सलूट है यार ग्रैनीचियो को, सही में भाई। पहले तो बड़ी मेरे को अजीब सी लगती थी आंटी, पर एंड में भाई इसने अच्छा काम कर दिया यार, सही है। अब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और रात के समय हम देखते हैं कि कुछ पत्थरों के नीचे से कोई और नहीं बल्कि देईदारा बाहर निकलता है। भाई ये मरा नहीं, अबे मरा नहीं है। और देईदारा बोलता है, हद हो गई यार, मेरी इतनी बड़ी तबाही किसी काम नहीं आई। शारिंगान काकाशी, तुमने जो किया मेरे साथ, मेरे हाथ काट दिए तुमने, मैं इसे नहीं भूलूंगा। अगली बार मैं तेरा सामना पूरी तैयारी के साथ करूंगा, देख तू। लेकिन पहले मुझे मेरा हाथ ढूंढना होगा, शायद काकाजू मेरी हेल्प कर सकता है। अकड़ो कहीं का। जहाँ पर साकुरा और लेडी चियो सासुरी से फाइट कर रहे थे, वहाँ पर ब्लैक ज़ेत्सु पहुंच जाता है, पर इसके साथ एक और बंदा भी होता है। भाई गाइज अगर आपको पता है ये बंदा कौन है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये बंदा बोलता है, मिस्टर पौधे ये देखो मुझे अंगूठी मिल गई, तो क्या मैं भी अकात्सुकी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ। ज़ेत्सु बोलता है, चुप रहो, तुम अकात्सुकी में रहोगे या नहीं ये हमारे लीडर तय करेंगे। मिस्टर पौधे आपने मुझे बताया नहीं कि आपका ये दूसरा वाला हिस्सा पत्थर दिल का है ना? बोलो बोलो। एक मिनट, पर आपके पास तो दिल है ही नहीं। चुप कर जाओ। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और ये सभी के सभी लोग गारा को लेकर हिडन सैंड विलेज में पहुंच जाते हैं और अपने काज़ेकागे का स्वागत करने के लिए विलेज के सभी लोग मेन गेट पर मौजूद होते हैं। गारा और नारुतो के यहाँ पर पहुंचते ही सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नारुतो गारा और कानकुरो को घेर लेते हैं। और तभी कमांडर बाकी आगे आकर बोलता है, लॉर्ड काज़ेकागे आप सुरक्षित हैं? हाँ, सिर्फ मेरे दोस्तों की बदौलत। नारुतो उज़ुमाकी तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड काज़ेकागे विलेज के अंदर प्रवेश कीजिए प्लीज। और गारा बोलता है, नहीं पहले मैं नहीं, पहले ग्रैनीचियो अंदर जाएंगी। बेशक लॉर्ड काज़ेकागे। और पूरे सम्मान और इज्जत के साथ वो लोग ग्रैनीचियो को विलेज के अंदर लेकर आते हैं और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और टीम काकाशी और टीम गाय यहाँ से विदा लेती है। तिमारी, कानकुरो और गारा उन्हें छोड़ने के लिए मेन गेट पर पहुंचते हैं और नारुतो और गारा एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और नारुतो बोलता है, गारा क्या हम लोग हाथ मिला सकते हैं? पर चलो कोई बात नहीं, तुम अब काज़ेकागे जो बन गए हो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना, चलो बाय। और तभी गारा नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाता है और नारुतो भी हाथ मिला ही लेता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, सैंड और लीफ विलेज की दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी गर्मी में टीम काकाशी और टीम गाय यहाँ से जा रही होती हैं हिडन लीफ विलेज की तरफ। पर काकाशी सेंसे की वजह से गाय सेंसे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। माफ करना गाय, उस नए शारिंगान की बात तो जैसे कि मेरा पूरा का पूरा शरीर टूट चुका है। और रॉकली बोलता है, गाय सेंसे जल्दी आइए ना, क्या कर रहे हैं आप? और गाय सेंसे बोलते हैं, बस बहुत हो गया। और ये बोलकर गाय सेंसे काकाशी को पीठ के ऊपर रख देते हैं और बाकी सबको बोलते हैं, हे दोस्तों चलो एक साथ रेस लगाई जाए। और ये बचला 1 2 1 2। क्या बात है गाय सेंसे, ये मुझे भी करना है। नेजी आ जाओ मेरी पीठ के ऊपर। और नेजी बोलता है, अबे जाना ढक्कन, मैं नहीं चढ़ने वाला तेरे ऊपर, चला जाए यहाँ से। और वहीं दूसरी तरफ हिडन लीफ विलेज के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सी जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं। इसके सिर पे पट्टी बंधी होती है और ये एक निंजा को बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं, तुम बहुत ही जल्द टीम काकाशी का हिस्सा बनोगे। वो नारुतो उज़ुमाकी तुम्हारे ही उम्र का है, हमारे फाउंडेशन में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर अम्बू ब्लैक ऑप हो और तुम्हारी पेंटिंग्स का तो मैं दीवाना हूँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तुम्हारा नाम होगा साए। साए, हाँ बहुत ही अच्छा नाम है। मेरे सामने ये नकली मुस्कुराहट मत लेकर आओ। ओ माफ कीजिए, मुझे लगा अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और इस तरफ विलेज के गेट के ऊपर हम देखते हैं कि 2 बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। और तभी अचानक से ये लोग देखते हैं कि गाय सेंसे काकाशी सेंसे को पीठ के ऊपर लाद कर पूरे जोश के साथ दौड़ता हुआ हिडन लीफ विलेज के अंदर आ रहा है। काकाशी सेंसे की बैंड बज चुकी होती है और उसके हाथ पूरे पीछे हो जाते हैं। भाई क्या कर रहा है, माइट गए। और पहुंचते ही चिल्लाकर बोलते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा इसलिए मैं हूँ द फर्स्ट। और आपके बाद मैं यहाँ पर पहुंचा गाय सेंसे और मैं हूँ नंबर 2। जिनमें से एक निंजा बोलता है, भाई क्या ये लोग इतने अजीब क्यों है? ये टीचर स्टूडेंट भाई अजीब ही है भाई। और गाय सेंसे बोलते हैं, ली मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता पर 2 तुम नहीं, दरअसल काकाशी है। तुमने मुझे निराश किया ली, क्योंकि इस बार तुम 3rd आए हो। ये सुनकर रॉकली रोने लगता है। देखो भाई इसके ड्रामे देखो इसके। गाय सेंसे मैं पक चुका हूँ इन दोनों से। हाँ यार मैं भी। और तभी गाय सेंसे बोलते हैं, हे दोस्तों हम लोग काकाशी सेंसे को पहले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और काकाशी सेंसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और तभी लेडी सुनाडे यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। लेडी होकागे, दरअसल तुम फिलहाल अभी आराम करो काकाशी, मैंने तुम्हारा चेकअप किया था और तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा। और जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हारी जगह कोई और तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला है। जैसा आप कहे मैम। लेडी सुनाडे शिजुने यहाँ से चली जाती है। साकुरा भी इनके पीछे जाती है और साकुरा लेडी सुनाडे को वो सारी बात बता देती है जो कि सासुरी ने मरने से पहले कही थी उसे, कि आज से ठीक 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज के टेंजी ब्रिज पर इससे कोई मिलने आने वाला है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू ही है। और फिर ये लोग ओरोचिमारू को दबोच सकते हैं और इनका दोस्त सासुके कहाँ पर है, किस हालत में है, वो सब कुछ जान पाएंगे। साकुरा ने इसके बारे में सबसे पहले लेडी सुनाडे को बताया और लेडी सुनाडे बोलती है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सोचो कि अगर तुम चले गए और वहाँ पर पूरी की पूरी अकात्सुकी की टीम मौजूद हुई तो क्या करोगे तुम लोग? मारे जाओगे सबके सब। और अभी 7 दिनों तक काकाशी सेंसे भी इनकी टीम में नहीं होने वाला और कोई नया बंदा इन्हें चाहिए होगा जो कि इनकी टीम में रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो ऊपर खड़ा होता है और इनकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, ग्रैनी सुनाडे मुझे लगता है हमें एक नया मेंबर जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। और ये बोलकर नारुतो यहाँ से चला जाता है। नारुतो किसी नए बंदे
बंदे को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ढूंढ रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात शीनो से हो जाती है। भाई शीनो वही बंदा है जिसे हमने पार्ट शायद 1 या फिर 2 में देखा था और शीनो बोलता है तुमने मुझे पहचान ही लिया नारुतो। और तभी कीबा भी यहाँ पर आ जाता है आकामारू के साथ और नारुतो को देखकर कीबा बोलता है अरे जरा देखो तो कौन आया है, हमारे विलेज का सबसे बड़ा डरामेबाज नारुतो उज़ुमाकी। तुम्हें आखिरकार हमारी याद आ ही गई। हाँ, क्या हाल है कीबा? वैसे कुछ भी कहो, तुम हाइट से काफी बड़े हो गए हो नारुतो। अरे मेरी छोड़ो, ये आकामारू कितना बड़ा हो गया? भाई साहब आकामारू ये छोटा सा भाई पपी सा कितना बड़ा हो गया भाई ये। लेकिन बेचारा शीनो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि नारुतो ने कीबा को तो आसानी से पहचान लिया लेकिन शीनो को नहीं पहचान पाया था। और तभी हिनाटा भी यहाँ पर आ जाती है। नारुतो हिनाटा के पास जाता है क्योंकि वो शर्मा रही थी। अरे हिनाटा कैसी हो, तुम तो काफी खूबसूरत हो गई हो। ये सुनकर हिनाटा शर्म के मारे बेहोश हो जाती है और इसके बाद नारुतो हिनाटा को बोलता है हिनाटा कुछ मत कहना, बस मेरे साथ चलो। ये सुनते ही हिनाटा का चेहरा लाल हो जाता है शर्म के मारे और वो फिर से शर्म के मारे बेहोश हो जाती है और मजबूरन नारुतो को निराश होकर यहाँ से जाना पड़ता है। नारुतो शिकामारू को भी ऑफर देता है उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए लेकिन ये बंदा है बहुत ज्यादा बिजी इसलिए इसकी ऑफर को ठुकरा देता है। और तभी चोजी भी यहाँ पर आ जाता है और चोजी बोलता है कि ये उसके साथ इसके मिशन पर जाने के लिए तैयार है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी साई दूर से कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से एक बड़ा सा बीस्ट इनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी चोजी अपने हाथ को एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके बहुत मोटा बना लेता है और उस बीस्ट को दबोच लेता है। ये सब देखते हैं कि साई एक छत पे बैठा हुआ है। नारुतो पूछता है शिकामारू ये आखिर है कौन? पता नहीं नारुतो, चलो पता करते हैं। नारुतो तेजी से साई की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए और साई अपने एक स्क्रोल को निकालकर एक पेपर के ऊपर एक बीस्ट की ड्राइंग बना देता है और जब नारुतो उसके पास पहुंचता है तो उसमें से 6 बीस्ट्स बाहर आ जाते हैं और एक साथ नारुतो पर हमला कर देते हैं। लेकिन शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके उन 6 बीस्ट्स को पकड़ लेता है और मौका देखकर नारुतो उस पर कुन्हाई से हमला करता है और तभी साई अपनी छोटी सी कटाना से उसके इस हमले को डॉज कर देता है। नारुतो पूछता है आखिर कौन हो तुम? और साई मुस्कुराकर बोलता है नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर निकले। क्या कहा तुमने? साई देखता है कि शिकामारू का शैडो पोजीशन उसकी तरफ आ रहा है और उससे बचने के लिए दूर चला जाता है और बोलता है फिर मिलेंगे नारुतो उज़ुमाकी। और इसके बाद बहुत अजीबोगरीब तरीके से यहाँ से गायब हो जाता है और इस तरफ शिजुने को डर लग रहा होता है कि नारुतो मिशन के दौरान अपना आपा ना खो दे, नाइन टेल फॉक्स का चक्रा उसके अंदर से बाहर ना आने लगे। इसलिए शिजुने लेडी होकागी को 2 एल्डर्स के पास लेकर जाती है कुछ सजेशंस वगैरह लेने के लिए। और ये बुढ़िया बोलती है सुनाडे, क्या तुम नारुतो को इतने खतरनाक मिशन पर सच में भेजना चाहती हो? वहाँ पर अकात्सुकी के मेंबर्स होंगे। और ये बुड्ढा बोलता है देखो सुनाडे, नारुतो को इस तरह के मिशन पर मत भेजो जहाँ पर अकात्सुकी का खतरा हो। मेरी माने तो उसे जितना कम हो सके उतना कम मिशन दो और उसके अधिकारों पर भी पाबंदी लगा दो। समझ गई ना तुम सुनाडे? और लेडी सुनाडे बोलती है नहीं हरगिज नहीं सुनाडे, नारुतो कोई मामूली लड़का नहीं है, वो एक जिंचुरी की है। अकलमंदी इसी में है कि उसे विलेज में रखकर उस पर निगरानी की जाए। और लेडी सुनाडे बोलती है कि अकात्सुकी बहुत ही जल्द इस विलेज में आने वाले हैं और अगर नारुतो इस विलेज के अंदर ही रहेगा तो अकात्सुकी सीधा इस विलेज पर ही हमला कर देगी और अगर नारुतो अलग अलग लोकेशंस पर जाता रहेगा तो अकात्सुकी उसका ठिकाना नहीं ढूंढ पाएगी। ये बुढ़ा इसकी बात से सहमत हो जाता है पर बोलता है ठीक है सुनाडे, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ लेकिन नारुतो की टीम में एक नया बंदा शामिल होगा और उस बंदे को हम चूज करेंगे। और तब ये बुढ़िया बोलती है डांजो, तुम यहाँ पर अंदर आ सकते हो अब। और उस बुढ़िया के ऐसा बोलते ही ये पट्टी वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है। भाई इसका नाम डांजो है और ये पट्टीबाज बोलता है मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, बहुत अरसे बाद मिले लेडी सुनाडे। लेडी सुनाडे बोलती है तुम यहाँ पर मतलब कि वो नया मेंबर तुम्हारी फाउंडेशन में से ही होगा कोई? हाँ बिल्कुल, देखो तुम्हें जिसको मर्जी बुलाना है तुम बुला सकते हो लेकिन उस टीम का कैप्टन मैं ही चूज करूंगी। और डांजो बोलता है लेडी का हुक्म सर आंखों पर। लेडी सुनाडे को इस डेंजो नाम के बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि 1 नंबर का कमीना है भाई, बहुत गंदा आदमी है ये, आपको आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। और लेडी सुनाडे अम्बू ब्लैक ऑप्स के एक मेंबर को टीम ककाशी का नए कैप्टन के रूप में चूज करती है और ये बंदा ककाशी की जगह लेने वाला है। और लेडी सुनाडे इसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि इस बंदे का काम सिर्फ लीडरशिप करना नहीं बल्कि वो दूसरा मेंबर जो कि डांजो की फाउंडेशन में से टीम ककाशी को ज्वाइन करने वाला है उस पर नजर रखना भी है और इसे इसका नकाब हटाने के लिए बोलती है। और ये बंदा बोलता है शुक्रिया मैम, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। और हाँ, इस मिशन के दौरान तुम्हारा नाम होगा यामाटो। और अगले दिन यामाटो और साई नारुतो की टीम को ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं और नारुतो साई को देखकर बोलता है ओए तू तो वही है ना जिसने कल मुझ पर हमला किया था? साकुरा तुम्हें पता है कल जब शिकामारू और मैं बात कर रहे थे तब इसने हम पर हमला किया था। और यामाटो सेंसे नारुतो को शांत रहने के लिए बोलते हैं और इन्हें बताते हैं कि ये टीम ककाशी का नया कैप्टन है और इसे बताते हैं कि ये साई इनकी टीम का नया मेंबर है। और साई बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा नारुतो, हम दोनों एक ही टीम में हैं। उस दिन तो मैं बस तुम्हारी ताकत को परखना चाहता था और मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तुम 1 नंबर के यूजलेस हो। ये सुनकर नारुतो की सटक जाती है। क्या कहा तूने? साले तेरी हिम्मत कैसी हुई? तेरी तो रुक जा तू साले, तुझे पहले मेरी ताकत ही दिखाता हूँ, इधर आ। साकुरा नारुतो को संभालती है और साकुरा साई को समझाती है कि इसे नारुतो के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, अगर ये ऐसे ही सबसे बात करेगा तो कोई भी इसके नजदीक तक आना पसंद नहीं करेगा। और साई बोलता है ओह अच्छा ऐसा है, माफ करना पर मुझे तुम जैसी बदसूरत लड़की से दोस्ती नहीं करनी। ये सुनकर साकुरा जो कि नारुतो को पहले संभाल रही थी वो खुद अपना आपा खो देती है और बोलती है साले तेरी जुबान खींच लूंगी। और यामाटो साकुरा को संभालता है। अब दोपहर के 3 बजे टीम यामाटो जो कि पहली टीम ककाशी थी अपने मिशन पर जाने वाली है। पर पहले जो भी नारुतो के साथ हुआ था उस चीज को डिस्कस करने के लिए यामाटो सेंसे ककाशी सेंसे के पास आते हैं और ककाशी
ककाशी बोलते हैं, डेंजो तुम्हें बहुत दिनों बाद देखकर अच्छा लगा। यामाटो बोलता है, डेंजो नहीं सर, इस मिशन के दौरान मेरा नाम है यामाटो। क्या यामाटो? और लेडी सुनाडे ककाशी को बोलती है कि नारुतो के साथ पिछले मिशन के दौरान जो भी हुआ था वो सब कुछ ये यामाटो को बताए। और ककाशी सेंसे बोलते हैं, हाँ एक सेकंड, पर क्या तुम जानते हो कि नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स कैद है? और जिराया बोलता है, कभी कभी नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चक्रा बाहर निकलने लग जाता है और उसके पूरे शरीर को ढक लेता है और नारुतो नाइन टेल फॉक्स के जैसा दिखने लगता है। ककाशी सेंसे बोलते हैं, हाँ जब नारुतो के इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं तब नाइन टेल फॉक्स का चक्रा उसके सील की लूज में से बाहर निकलने लग जाता है। पिछली बार तो मैंने जिराया सेंसे के दिए हुए उस सील से नारुतो को कंट्रोल में कर लिया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। नारुतो की दूसरी पूंछ भी बाहर आ गई थी। और जिराया बोलते हैं, क्या कहा तुमने ककाशी? दूसरी पूंछ? और ककाशी बोलते हैं, हाँ जिराया सेंसे, आपने कितनी पूंछ देखी है नारुतो की टोटल? और जिराया सेंसे बोलते हैं, हाँ उस दिन जब मैंने नारुतो को देखा था ट्रेनिंग के दौरान तो मुझे लगा था कि मेरे सामने मौत खड़ी है, खुद गॉड ऑफ डेथ शिनिकामी मेरे सामने खड़े हैं। हाँ ककाशी, मेरी मौत, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैंने नारुतो के 4 टेल्स देखे थे। मैंने बहुत मुश्किल से उसे किसी तरह से कंट्रोल किया था, लेकिन उसके दौरान मैं लगभग मारा ही गया था। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि नारुतो धीरे धीरे नाइन टेल फॉक्स के जैसा बनने लग चुका है? हाँ ककाशी, तुम ऐसा समझ सकते हो। और दूसरी तरफ मिशन पर जाने से पहले साई अपना सामान पैक कर रहा होता है। साई फाउंडेशन नाम की एक लीफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिसको लीड करता है डांजो, वही पट्टी वाला बंदा। उस बंदे का पूरा नाम है डांजो शिमुरा। और तभी इसी की फाउंडेशन का एक और बंदा इससे मिलने के लिए आता है और बोलता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, डांजो ने तुम्हें इसे दिया है और उन्होंने बोला है कि यही तुम्हारा असली मिशन है, तो इसे खोलकर देखो, तुम्हें क्या करना है तुम समझ जाओगे। याद रखना, फाउंडेशन का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, इस मिशन का पूरा होना बहुत जरूरी है, तुम अपने काम में नाकाम नहीं हो सकते। हाँ मैं जानता हूँ। और ये बंदा यहाँ से जाने लगता है और बोलता है, हमें निराश मत करना, फाउंडेशन जिंदाबाद। और साई भी बोलता है, फाउंडेशन जिंदाबाद। और निंजा यहाँ से गायब हो जाता है और हमारी न्यू टीम 7 मिशन पर जाने के लिए गेट के ऊपर इकट्ठा होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीम ककाशी विलेज के मेन गेट पर पहुंच जाती है और झगड़े की वजह से पिछली बार उनकी अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए कैप्टन यामाटो बोलते हैं, देखो हम लोग अभी एक मिशन पर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी ये तू मैं यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि मेरे पास तुम्हें बच्चों की तरह समझाने का समय नहीं है। चलो अब अपने नाम बताओ। नारुतो उज़ुमाकी, साकुरा हारुनो, मैं हूँ साई। तो ठीक है, हमारा मिशन मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम उस ब्रिज पर जाएंगे जहाँ पर हम अकात्सुकी के उस जासूस को पकड़ेंगे जिसके पास ओरोचिमारू की जानकारी है। उसे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ वगैरह करेंगे ताकि हमें ओरोचिमारू और सासुके उचिहा के बारे में कोई जानकारी मिल सके और ऐसा हो सकता है कि हम ओरोचिमारू को मार भी पाए और सासुके को वापस लेकर आ पाए। तो फिर चलो देर किस बात की है। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद जंगल के रास्ते पर चलने के बाद सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन नारुतो बहुत अजीब से लुक्स से साई को देखता जा रहा था। साई बोलता है, क्या है तुम्हें? मैं नाजुक अली हूँ, मुझे ऐसे मत देखो, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। और नारुतो बोलता है कि लोगों से कैसे बात करते हैं, लगता है तुम्हें सिखाना पड़ेगा साई लोगों से बात करने का तरीका। आखिर ये क्या होता है? अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो तुम मिशन को छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। और नारुतो गुस्से के मारे उसको घूरने लगता है। बस बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास मैं और सहन नहीं कर सकता और यहाँ से मैं नहीं बल्कि तुम जाओगे। यामाटो नारुतो को शांत करवाते हैं। नारुतो तुम फिर से शुरू हो गए, एक बात बताओ, ककाशी तुम्हारे ही सेंसे है ना? उन्होंने जरूर तुम्हें भरोसा और टीम वर्क के बारे में बताया होगा। ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से पता है नारुतो, तुम टीम ककाशी का एक हिस्सा हो, तुम बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो चुके हो। यामाटो सेंसे आपने सही कहा, हम ककाशी टीम का हिस्सा हैं, साकुरा और मैं। पर बेवकूफ लड़का हमारी टीम का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टीम ककाशी का हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे इससे नफरत है और ना ये सासुके की जगह कभी ले सकता है। हाँ तुमने एक बात तो सही कही नारुतो, मैं सासुके जैसा नहीं हूँ और ना ही कभी उसके जैसा बनूंगा। सासुके उचिहा एक धोखेबाज है जो कि विलेज को धोखा देकर ओरोचिमारू के पास चला गया। भला मैं उस घटिया इंसान की जगह क्यों लेना चाहूंगा? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और नारुतो की ये सुनकर सटक जाती है। क्या कहा तूने सासुके को घटिया बोला? तेरी। साकुरा नारुतो को चुप करवाती है। नारुतो हमें किसी भी तरह से टीम वर्क को बनाकर रखना है, साई को माफ कर दो। और साई बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। साकुरा और साई को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी साकुरा एक जोरदार गुस्सा साई के मुंह पर मारती है और साई दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नारुतो और कैप्टन यामाटो हैरान हो जाते हैं। और उस जोरदार गुस्से के बाद साकुरा बोलती है, तुम हमें माफ करते हो या नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं, पर हमारे सामने कभी सासुके के बारे में बुरा भला मत कहना, समझ गए ना तुम? और साई बोलता है, सच में तुम्हारी फेक स्माइल कमाल की थी साकुरा, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। नारुतो बोलता है, साले पागल इंसान, उसने तुम्हें इतनी जोर से मारा है और तब भी मुस्कुरा रहे हो बेशर्मों की तरह। दरअसल मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराना चाहिए, चाहे वो मुस्कुराहट नकली ही क्यों ना हो। और नारुतो बोलता है, लगता है तेरा कुछ करना ही पड़ेगा अब। कैप्टन यामाटो एक जुत्सु करते हैं जिसका नाम है वुड प्रिजन जुत्सु और उनके ये करते ही जमीन में से बहुत सारी लकड़ियां बाहर निकलती हैं और एक जेल जैसा बना देती हैं। नारुतो और साकुरा ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अब तक इस निंजा वर्ल्ड में सभी शिनोबिस में से सिर्फ एक ही शिनोबी था जो कि वुड स्टाइल जुत्सु कर सकता था और वो है लीफ विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू। और अपने ग्लोरी डेज में वो पूरे के पूरे निंजा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनके मरने के बाद इस जुत्सु को कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। कैप्टन यामाटो बोलते हैं, तुम तीनों ने मुझे समझ कर रखा है, अब तुम तीनों के पास दो ही चारे हैं, या तो इस जेल में बंद रहो जब तक तुम लोगों की दोस्ती नहीं हो जाती, या तो मेरे साथ हॉट स्प्रिंग चलो नहाने। और ये बंदा मजाक नहीं कर रहा था और ये सब के सब पास ही के एक हॉट स्प्रिंग में जाकर नहाने लगते हैं। गाइज आंखें बंद करो अपनी। साकुरा लेडीज बाथरूम में नहा रही होती है, ब्लर
करना पड़ेगा वही ये पार्ट। और दूसरी तरफ ये तीनों कैप्टन यामाटो बोलते हैं मजा आ गया, एक साथ नंगे होके नहाने में जो मजा है वो और कहीं नहीं। मैंने सही कहा ना नारुतो? ये देखकर नारुतो बिल्कुल डर जाता है। हाँ ठीक बोला, पर आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? डरा के रहे हो भाई? क्या बात है, तुम्हारा मेन पार्ट कितना छोटा है भाई। लेकिन चलो तुम्हारे पास है तो है भाई। क्या ये मैं नहीं कर रहा भाई, इसके वॉइस ओवर स्किप कर रहा हूँ मैं पार्ट। नारुतो बोलता है साले तो क्या तू अभी तक मुझे एक लड़की समझ रहा था? नारुतो ये बात इतनी जोर से बोलता है कि ये बात लेडीज बाथरूम तक पीछे जाती है। लड़कियों को थोड़ी देर के लिए खुशी दी है और साकुरा को भी खुशी दी है। और नारुतो ये सुनकर बोलता है क्या खुशी दी है? और साकुरा हाँ साकुरा को भी खुशी दी है। और नारुतो के दिमाग में एक बहुत खुराफाती आइडिया आता है। भाई क्या करने वाला है अब? नारुतो के दिमाग में आइडिया आता है कि नहाती हुई लड़कियों को देखा जाए। हाँ भाई, जिराया सेंसे का स्टूडेंट जो ठहरा, इसका भी कैरेक्टर खराब हो चुका है। ठरकी हो गया है नारुतो। और यामाटो बोलते हैं चलो भाई मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले यामाटो नारुतो को बोलते हैं कि एक दिन ऐसे ही जिराया नहाती हुई लड़कियों को देख रहा हो। सब बोलकर कैप्टन यामाटो यहाँ से चले जाते हैं। और साकुरा के बारे में सोचकर ही नारुतो बुरी तरह से डर जाता है। नारुतो की फट जाती है और नारुतो अपना प्लान कैंसिल कर देता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग आराम से नहाकर तैयार होकर दिखते हैं कि कैप्टन यामाटो ने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया होता है, जिसे देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। ये तीनों उस खाने को खत्म कर देते हैं। अब अगले दिन ये सभी लोग उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर सही रास्ते पर जाने के बजाय ये एक शॉर्टकट ले लेते हैं। ये रास्ता कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। कीड़े मकोड़ों से लेकर जंगली जानवर भी होते हैं यहाँ पर। और मुश्किल से चलते चलते रात हो जाती है और फाइनली ये लोग एक खुले मैदान में आ जाते हैं। ये जगह ठीक है, आज की रात हम यहीं पर गुजारेंगे। क्या यहाँ पर? ये जगह बहुत खतरनाक है यार। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कैप्टन यामाटो एक जुत्सु परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है वुड कैंपिंग जुत्सु। जमीन के अंदर से बहुत सारी लकड़ियाँ बाहर निकलती हैं और एक बहुत बड़ा घर बन जाता है। ये देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। अंदर जाकर कैप्टन एक दिया जलाकर इन सभी को अपने पास बुलाते हैं। तुम सभी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साकुरा, मुझे उस सासुरी के बारे में सब कुछ बताओ। वो कैसा दिखता है अंदर से और बाहर से? उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? कैसे बात करता है? सब कुछ बताओ। साकुरा सासुरी के बारे में सब कुछ बताती है। उस ब्रिज पर क्या होगा हम नहीं जानते। हो सकता है अकात्सुकी नारुतो को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल बिछा कर रखे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम सीधे रास्ते से नहीं बल्कि एक शॉर्टकट रास्ते से आए। अब मेरा प्लान सुनो। सबसे पहले मैं सासुरी का रूप लेकर टेंजी ब्रिज के ऊपर जाऊंगा और जब उसका जासूस मेरे सामने आ जाएगा तब मैं उसे पकड़ लूंगा। तुम तीनों एक जगह पर छिपे रहना। अगर उसे पकड़ते वक्त लड़ाई की नौबत आ गई तभी तुम तीनों आकर मेरी हेल्प करोगे। और हाँ, उस जासूस को हमें किसी भी हालत में जिंदा पकड़ना है ताकि हम उससे जानकारी निकलवा पाए। समझ गए तुम लोग? जी कैप्टन। हाँ कैप्टन, हाँ मैं समझ गया। अकात्सुकी का एजेंट वहीं पर होगा। हाँ तो डरता कौन है? आने दो उसे। नारुतो ध्यान रखो, अपने गुस्से पर काबू रखना। हमें हर एक चीज बहुत ध्यान से करनी होगी वरना हमारा ये पूरा मिशन खराब हो जाएगा। तो ठीक है, हम चारों दो टीम्स में बंट जाएंगे। साकुरा और मैं एक टीम में और साई और नारुतो तुम दूसरी टीम में। क्या मैं इसके साथ, इस घोंचो के साथ मैं नहीं भाई। मिशन पर जाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। नारुतो देखो जरा इसको, नकली मुस्कुराहट। साकुरा बोलती है कि नारुतो और इसकी टीम वर्क अच्छी है तो क्या दोनों साथ में काम नहीं कर सकते? और यामाटो बोलता है कि साकुरा इनकी टीम की अकेली मेडिकल निंजा है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये यामाटो के साथ रहेगी। लेकिन नारुतो बोलता है कैप्टन यार मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता। क्यों नारुतो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नारुतो ये देखकर डर जाता है बुरी तरह से और बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश। अब अगले दिन कैप्टन यामाटो के प्लान के अकॉर्डिंग नारुतो और साई एक पत्थर के पीछे छुपे होते हैं एक टीम में और वो जासूस टेंजी ब्रिज पर आ जाता है। और उसे देखकर कैप्टन यामाटो जो कि अभी सासुरी का रूप ले रखे हैं वो भी टेंजी ब्रिज पर उस जासूस के पास आते हैं और आते ही अपना हाथ ऊपर करके सिग्नल देते हैं। और देखकर नारुतो और साई एक साथ उस जासूस पर टूट पड़ते हैं। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जासूस कैप्टन यामाटो ही होता है और साकुरा सासुरी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रखी होती है। दरअसल ये एक रिहर्सल थी। वो जासूस कल आएगा और अपने मिशन को बेहतर रूप से करने के लिए ये आज प्रैक्टिस कर रहे थे। और ब्रिज भी कैप्टन यामाटो ने अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके बनाया हुआ था। और इस प्रैक्टिस में नारुतो और साई एक साथ कैप्टन यामाटो से फाइट करते हैं। नारुतो साई के हाथों में चाकरा इकट्ठा करके रासेंगन बनाता है। ये देखकर कैप्टन यामाटो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और अपना वुड स्टाइल जुत्सु यूज करके साई को दबोच लेते हैं। ये साई होता ही नहीं है बल्कि नारुतो होता है, नारुतो का एक शैडो क्लोन। लेकिन नारुतो कैप्टन को पकड़ लेता है और तभी साई अपना पेंटिंग जुत्सु यूज करता है जिसका नाम है सुपर बीस्ट स्क्रोल और एक सांप से उन दोनों को बांध देता है। अरे मुझे तो छोड़ दे भाई, ये कैप्टन यामाटो नहीं हो सकते, मुझे लगता है वो उस तरफ होंगे। और ऐसा बोलकर साई दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन नारुतो बोलता है ओए साई कहाँ भाग रहा है? मैंने कैप्टन यामाटो को पकड़ लिया है तो मुझे क्यों बांध रखा है तूने? नारुतो अपनी आंखें खोल के देखो ध्यान से। क्या? जब नारुतो देखता है तो ये कैप्टन नहीं बल्कि एक डमी होता है। आखिर ये कैसा मजाक है भाई? साले साई वापस आके खोल मुझे। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि साई कैप्टन यामाटो को पकड़ लेता है। नारुतो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और कैप्टन यामाटो साई को लेकर सोचते हैं जैसा मैंने सोचा था, ये साई तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग निकला। और नारुतो साई पर गुस्सा करता है कि उसने उसे उस सांप से क्यों बांध दिया था, ये तो एक टीम में थे ना। और साई बोलता है कि उसके साथ काम नहीं करता जो कि लड़ते वक्त अपना होश खो देते हैं। देखा मैंने इसीलिए कहा था तुम कभी सास्के की जगह नहीं ले सकते। अच्छा वैसे सास्के उचिहा क्या करता? क्या वो तुम्हारे साथ मिलकर काम करता? अरे यार इनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होने वाला। सच कहूँ तो शायद नहीं, लेकिन अपने दोस्त को बचाने की खातिर मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे साथ टीम वर्क भी। और ऐसा बोलकर नारुतो यहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसे सास्के उचिहा की इतनी परवाह क्यों है। वो इसीलिए क्योंकि सास्के नारुतो के लिए एक बड़े भाई की तरह है। तुम्हारा भी तो एक बड़ा भाई है ना साई, तुम इसकी फीलिंग्स को समझ सकते होगे। नहीं हरगिज नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि अपने भाई को खोने पर कैसा लगता है। बताओ साकुरा, क्या मुझे नारुतो की तरह बिहेव करना चाहिए या नहीं? साकुरा
साकुरा को इसकी बातें सुनकर यकीन नहीं होता। इस बंदे में कोई भी इमोशन नहीं है, इसलिए ये अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखता है और नारुतो अपना बैग उठाकर बोलता है, चलो दोस्तों चलते हैं। अगर दोपहर तक हम वहाँ पर नहीं पहुंचे तो कुछ फायदा नहीं, सब कुछ बेकार हो जाएगा। और अब इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब टीम काकाशी सही समय पर लैंड ऑफ फायर के टेंजी ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले साही अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु से इस पूरी जगह की जानकारी हासिल करता है। कैप्टन, टेंजी ब्रिज पूरी तरह से सुनसान है, यहाँ पर कोई जल नहीं। तो इसका मतलब है सासुरी सही कह रहा था। तो ठीक है, अब हमें प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। कैप्टन यामाटो शानदार तरीके से खुद को सासुरी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? सासुरी जैसा लग रहा हूँ ना? मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चलो काम शुरू करते हैं। साकुरा ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कैप्टन बिल्कुल सासुरी जैसे ही लग रहे थे। चलो काम को शुरू किया जाए। हमारा दुश्मन सतर्क होगा, इसलिए हमें प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है और टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ गए नारुतो? हाँ जी कैप्टन। और प्लान के अकॉर्डिंग ये तीनों एक पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और कैप्टन यामाटो ब्रिज के सामने ही थोड़ी सी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। दोपहर हो जाती है और आखिरकार वो रहस्यमयी जासूस ब्रिज की तरफ आ जाता है। साकुरा देखो वो आ गया। जब ये जासूस ब्रिज के बीचों बीच पहुंच जाता है तभी कैप्टन यामाटो सासुरी के रूप में उसके पास आते हैं। बहुत समय बाद मिले कैप्टन सासुरी। हाँ, और उसी वक्त ये जासूस अपना चेहरा दिखाता है और ये जासूस कोई और नहीं बल्कि काबुटो होता है और बोलता है, पिछली बार हम 6 साल पहले मिले थे। काबुटो याकुशी, सासुरी का जासूस काबुटो है। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है यार? ये तो काबुटो है। काबुटो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर लॉर्ड ओरोचिमारू को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए जो भी पूछना है जल्दी पूछो। मुझे सासुके उचिहा के बारे में सब कुछ बताओ और तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है ये भी बताओ मुझे। हम लोग हर हफ्ते अपना ठिकाना बदलते हैं ताकि किसी को पता न चले कि हम कहाँ पर हैं। और जहाँ तक बात सासुके उचिहा की है तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अब कहाँ पर हो तुम? एक छोटे से टापू पर जो कि उत्तर में एक नदी के पार बना है। 3 दिन बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और इसी जगह पर ओरोचिमारू भी होता है। भाई ये फिर आ गया ओरोचिमारू यार। और तभी काबुटो बोलता है, लॉर्ड सासुरी जल्दी बताइए मुझे, अब मैं क्या करूँ? ओरोचिमारू को जल्द ही सासुके उचिहा की बॉडी मिल जाएगी और फिर शारिंगान की ताकत को हासिल करने के बाद उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा हम सब के लिए। इसलिए मुझे वो सामान चाहिए अभी के अभी। यामाटो को समझ में नहीं आता कि ये किस सामान के बारे में बात कर रहा है और अपने मन में सोचता है, नहीं मैं और नहीं रुक सकता, मुझे इसी वक्त इस पर हमला करना होगा। कैप्टन उस पर हमला करने ही जा रहे थे पर उसी वक्त ओरोचिमारू यहाँ पर पहुंच जाता है। बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे थे? ओरोचिमारू को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। काबुटो जल्दी से यामाटो के करीब आ जाता है। आपका शुक्रिया लॉर्ड सासुरी, अगर आप कुन्हाई नहीं निकालते तो शायद अभी तक न मर चुका होता। अच्छा तो ये ऐसा सोच रहा है, यानी इसने अभी तक मुझे नहीं पहचाना है। लेकिन अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सासुरी, तुम्हारे इन कपड़ों को देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। कभी एक समय पर मैं भी एक अकात्सुकी का हिस्सा था, याद है ना तुम्हें? तो फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैं तुम जैसों की तरह नहीं हूँ। मैं किसी दूसरे के फालतू के मकसद को अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं बनाना चाहता था। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। काबुटो शुरू हो जाओ। और यामाटो अपने मन में सोचता है, क्या शुरू हो जाओ? और उसी वक्त काबुटो बिल्कुल पहले की तरह अपने राइट हैंड में चाकरा इकट्ठा करके सीधा सासुरी पर ही हमला कर देता है, यानी कि कैप्टन यामाटो पर, जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। कैप्टन यामाटो को समझ में नहीं आता कि इसने ऐसा क्यों किया और हमला होने की वजह से कैप्टन यामाटो अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन दोनों से थोड़ा सा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। लॉर्ड ओरोचिमारू, तो ये है सासुरी का असली चेहरा, लेकिन इसके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि हिडन लीफ का निंजा है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है काबुटो, ये हिडन लीफ का ही एक निंजा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? काबुटो, तुम तो सासुरी के जासूस थे ना? हाँ तुमने सही कहा, मैं पहले सासुरी का एक पालतू कुत्ता था, लेकिन आजादी मुझे लॉर्ड ओरोचिमारू के साथ रहने पर ही मिली। तो तुम बस जासूस बनने का एक नाटक कर रहे थे। वैसे पालतू कुत्ता था तुम अभी भी हो ओरोचिमारू के। अरे ये सब छोड़ो, हम दोनों यहाँ पर सासुरी को आज मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम कहाँ से टपक पड़े और तुम हो कौन? काबुटो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन तीनों को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। अरे नहीं यार, ठीक है फिर। कैप्टन यामाटो अपने हाथों से सिग्नल देते हैं और ये देखकर ये तीनों यहाँ पर चले आते हैं। पुराने चेहरों को देखकर अच्छा लगा। नारुतो उज़ुमाकी, तुम यहाँ पर नाइन टेल जिंचुरिकी, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। अब पता चलेगा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या फिर सासुके उचिहा। ओरोचिमारू को देखकर नारुतो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि एक बार और उस पर नाइन टेल फॉक्स पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो कहाँ है? कहाँ है सासुके? यहाँ पर मौजूद सभी लोग देखते हैं कि नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स का ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर साकुरा, क्योंकि अभी तक साकुरा ने नारुतो को इस रूप में नहीं देखा है आज तक। और काबुटो बोलता है, कहाँ है सासुके? तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते नारुतो? सासुके खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आया है और इस बात को तुम हिडन लीफ वालों अपने दिमाग में ठूस लो, समझे कि नहीं? अगर तुम्हें सच में सासुके के बारे में जानना है तो मुझे इतना मजबूर कर दो कि मैं तुम्हें बता दूं कि सासुके कहाँ पर है। समझ गए ना तुम नारुतो? ओरोचिमारू के इतना बोलते ही नारुतो ओरोचिमारू पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बुरी तरह से घसीटते हुए दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और ये ब्रिज हिलने लगता है। साई ये देखकर हैरान हो जाता है, अच्छा तो ये है नाइन टेल फॉक्स की ताकत। यामाटो ये देखकर हैरान हो जाता है, लगता है कैप्टन जिराया ने सच बोला था। नारुतो इस वक्त किसी नाइन टेल फॉक्स के जैसा लग रहा है, एक नन्हा फॉक्स, नन्हा लेकिन खतरनाक। क्या कमाल के जिंचुरिकी बन चुके हो तुम नारुतो, पर अफसोस तुम इस ताकत को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और तभी ओरोचिमारू वापस उस ब्रिज के ऊपर आता है और हम उस इंसान का चेहरा देख पाते हैं जिसकी बॉडी को ओरोचिमारू यूज कर रहा होता है। तुम्हें अब समझा, तुम्हें यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम इस लड़के को काबू कर सको, जिसका मतलब है मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। हिडन लीफ को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही कहा ना मैंने, मेरे काबिल टेस्ट सब्जेक्ट। दरअसल ये ओरोचिमारू यामाटो को जानता है और ओरोचिमारू बोलता है, मैं इसे जानता हूँ काबुटो, बहुत समय
समय पहले जब मैं हिडन लीफ विलेज का एक निंजा था, तब एक बार मैं फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की ताकत को चाहता था, क्योंकि वो इकलौते एक ऐसे निंजा थे जो कि वुड स्टाइल जुत्सु परफॉर्म कर सकते थे। सच बोलूं तो वो कोई जुत्सु नहीं बल्कि एक वरदान था, और वो जुत्सु नाइन टेल फॉक्स को भी काबू कर सकता था। इसीलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने हाशिरामा की डेड बॉडी में से कुछ डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा किया और 50 बच्चों को एक लैब के अंदर बनाया था, पर वो सारे के सारे बेकार निकले। वो सभी मारे गए और मेरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया। और इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाता, उस बुड्ढे सारुतोबी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे विलेज को छोड़कर भागना पड़ा। और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा हमारे सामने खड़ा है। कैप्टन यामाटो उन 50 बच्चों में से एक है जो कि ओरोचिमारू ने बनाए थे। इसीलिए कैप्टन यामाटो वुड स्टाइल जुत्सु परफॉर्म कर सकता है हाशिरामा सेंजू की तरह। और तभी नारुतो के अंदर से एक और पूंछ बाहर आ जाती है और अब टोटल 3 टेल्स हो जाती हैं। और ओरोचिमारू बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मेरा सासुके उचिहा तुम्हारे साथ फाइट करेगा तो कौन जीतेगा। और नारुतो बोलता है, सासुके कभी भी तेरा नहीं हो सकता। अच्छा तो चलो देखते हैं। नारुतो के अंदर से इतनी भारी मात्रा में नाइन टेल फॉक्स का चक्रा बाहर निकलता है, जिससे कि यहाँ पर एनवायरनमेंट की पूरी हवा गर्म हो जाती है, यहाँ तक कि वो ब्रिज भी टूटने लगता है। और तभी नारुतो ओरोचिमारू पर जोर से दहाड़ता है किसी जानवर की तरह। नारुतो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और हम नारुतो के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर नाइन टेल फॉक्स कैद होता है। और नाइन टेल फॉक्स यही चाहता है कि उसके दिए हुए चक्र की वजह से नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ताकि वो उससे कुछ भी करवा सके, भयंकर तबाही मचा सके और उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा सके। अब काबुटो अपने हाथ में चक्रा इकट्ठा करके नारुतो की तरफ आगे बढ़ता है। काबुटो को अपनी तरफ आते हुए देखकर नारुतो सिर्फ दहाड़ता है और उसके दहाड़ते ही जबरदस्त चक्रा बाहर निकलता है और काबुटो साकुरा से जोर से टकराकर जंगल के अंदर जाकर गिर जाता है और काबुटो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर साकुरा से टकराने की वजह से साकुरा बेहोश हो जाती है, लेकिन नारुतो ने अभी जो दहाड़ा था उससे ये ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और ओरोचिमारू नारुतो की ताकत को आजमाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। उसे भागते हुए देखकर नारुतो भी उसका पीछा करता है। और तभी साई अपने मन में सोचता है, नारुतो मानना पड़ेगा तुम्हें, शायद इसीलिए तेंजो को तुम में इतनी दिलचस्पी है। खैर मुझे उससे क्या, अब मुझे मेरा असली मिशन यहाँ से शुरू कर देना चाहिए, ये सबसे अच्छा मौका है। और ये सोचकर साई अपना स्क्रोल बाहर निकालता है और तभी कैप्टन यामाटो देखते हैं कि साकुरा बेहोश होने की वजह से इस ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। साकुरा जवाब दो। नहीं, ये होश में नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कैप्टन साकुरा को बचाने के लिए वुड स्टाइल जुत्सु से इस ब्रिज को नीचे गिरने से रोक देते हैं, पर ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं सकते और साकुरा फिर भी गिर जाती है। ये देखकर साई अपने स्क्रोल के ऊपर एक चिड़िया की ड्राइंग बनाता है और साई साकुरा को बचाने के लिए साकुरा के करीब जाता है। और तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं, साई साकुरा को बचाओ। भाड़ में जाओ कैप्टन। और साकुरा की जान बचाने के बदले साई नारुतो और ओरोचिमारू के पीछे चला जाता है। कैप्टन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा काम साई ने किया है, पर फिर भी कैप्टन यामाटो साकुरा को बचा लेते हैं। भाई साई के लिए यार एक गाली तो बनती है यार, भाई गद्दारी कर भी निकला यार ये। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो के हमले से ओरोचिमारू का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत है नारुतो? माफ करना, नाइन टेल फॉक्स का चक्रा मिलने के बाद भी सासुके उचिहा के सामने तुम कुछ नहीं। और ओरोचिमारू किसी सांप की तरह अपनी पुरानी बॉडी को छोड़कर एक नई बॉडी में चला जाता है। और तभी ओरोचिमारू देखता है कि नारुतो की चौथी पूंछ भी बाहर आ चुकी है और फोर्थ टेल निकलने की वजह से नारुतो का ये नाइन टेल फॉक्स का ऑरा इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि नारुतो की स्किन अब लाल होने लग जाती है, यहाँ तक कि नारुतो खुद इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और नारुतो की चमड़ी धीरे धीरे उससे अलग होकर भाप में बदल जाती है। और ओरोचिमारू और साई ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इस तरफ फाइनली साकुरा को होश आता है और यहाँ की हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। साकुरा तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। हाँ मैं ठीक हूँ। नारुतो कहाँ पर है? और साई? हाँ नारुतो ओरोचिमारू के पीछे गया है और साई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कैप्टन वुड क्लोन जुत्सु का यूज करके अपने एक क्लोन को दूसरी तरफ भेजते हैं और इस तरफ नारुतो के अंदर से चक्रा निकल रहा होता है। नारुतो का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसकी स्किन पूरी तरह से जल जाती है। नारुतो के चक्रा से ही ये पूरा का पूरा जंगल बर्बाद हो जाता है। साई और कैप्टन यामाटो का क्लोन बहुत मुश्किल से इस तबाही से बच पाते हैं। साकुरा को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये तबाही नारुतो कर रहा है। और तभी ओरोचिमारू और साई देखते हैं कि नारुतो की पूरी चमड़ी जलकर इस फोर्थ टेल की वजह से नारुतो कुछ ऐसा दिखता है। भाई बिल्कुल ये तो नाइन टेल फॉक्स जैसा लग रहा है यार। नारुतो किसी डीमन की तरह दिख रहा होता है। नारुतो उज़ुमाकी लगता है तुम बुरा मान गए। नारुतो एक और बार फिर से दहाड़ता है और कैप्टन यामाटो का क्लोन उस जगह पर पहुंच जाते हैं और नारुतो को इस रूप में देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इसमें कोई शक नहीं, नारुतो अपने काबू में नहीं है। जिराय सेंसे ने बिल्कुल सही कहा था, नारुतो किसी नाइन टेल फॉक्स की जैसा बनता जा रहा है। और फाइनली नारुतो और ओरोचिमारू की फाइट शुरू हो जाती है और ओरोचिमारू अपने मुंह से हजारों सांपों को बाहर निकालता है और ये सारे के सारे सांप अपने मुंह से तलवारें निकालकर नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी नारुतो इन सभी सांपों को देखकर बस एक बार अपना हाथ नीचे जोर से जमीन पर पटकता है और उससे एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद नारुतो अपने दोनों हाथों को नीचे जमीन पर घुसाता है। ये देखकर ओरोचिमारू को समझ में नहीं आता कि ये आखिर चल क्या रहा है। और तभी ओरोचिमारू नीचे देखता है कि नारुतो के हाथ उस जमीन में से बाहर निकलते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू खड़ा था और ओरोचिमारू को दबोचने की कोशिश करता है। और उस हाथ को रोकने के लिए ओरोचिमारू अपने अंदर से एक बड़ा सा एनाकोंडा बाहर निकालता है और उस राक्षस टाइप हाथ को रोकता है, लेकिन ये हाथ इतना ज्यादा गर्म होता है कि ये एनाकोंडा राख में बदल जाता है, बल्कि उसका पूरा हाथ भी जल जाता है। लेकिन ओरोचिमारू दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और अपनी पुरानी जख्मी बॉडी को छोड़कर एक नई बॉडी के अंदर आ जाता है फिर से और किसी सांप की तरह नारुतो की तरफ तेजी से आगे बढ़कर उसे एक जोरदार घूंसा मार देता है। पर नारुतो ओरोचिमारू पर जोर से वार करता है और ओरोचिमारू दो हिस्सों में अलग हो जाता है। पर भाई ये ओरोचिमारू अभी भी नहीं मरता। ओरोचिमारू सांपों की हेल्प से खुद को जोड़ लेता है और ये देखकर नारुतो यानी कि वो नाइन टेल फॉक्स मॉन्स्टर हैरान हो
जाता है और इस तरफ काबूटो खुद को हील करके साकुरा और यामाटो के पास आता है। मैं कुछ समझा नहीं, सासुरी की जगह तुम लोग कैसे आ गए? मैं सासुरी से यहाँ पर मिलूंगा, इस बात का सिर्फ मुझे और उसे ही पता था, तो ये बात तुम लोगों तक कैसे पहुंची मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और साकुरा बताती है कि सासुरी ने इन्हें ये चीज खुद बताई थी और काबूटो बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया, तुम लोग सासुरी से पहले मिल चुके हो और सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि उसे जान से मार चुके हो और मरने से पहले तुमने ओरोचिमारू के बारे में पूछा होगा और उस साले ने बता दिया। सही कहा ना मैंने? सच बोलूं तो तुम लोगों ने हमारा काम आसान कर दिया है। और इस तरफ नारुतो ओरोचिमारू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। नारुतो की बॉडी में से बहुत सारे बबल्स बाहर निकलते हैं जो कि असल में चाकरा बॉल्स होती हैं और तभी नारुतो इन बबल्स को जमा करके एक बॉल बनाता है। ओरोचिमारू बचने के लिए थोड़ा सा दूर हो जाता है और समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और उसके जुत्सु से 3 बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक सी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन नारुतो उस गोले को जोर से ओरोचिमारू के ऊपर छोड़ देता है और जब ये दीवार से टकराता है तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ पर अब धूल हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीनों दीवारें बुरी तरह से टूट चुकी हैं और ओरोचिमारू का हाल कुछ ऐसा हो गया है और इस सीरीज का 13th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15 के लाइक्स। और गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।